न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूँगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, न हारूँगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का यूके क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं उमेश और आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी 1.2। इस एक्सरसाइज में मैंने 4 क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बना रखा है और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन गिवन है, चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चंस को एक दैट मीन्स ओरल में समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग रिटेन में समझेंगे कि किस प्रकार से इसका आंसर देना है। क्योंकि जब तक आप इसको ओरल में एक कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो लंबे समय तक याद नहीं रह पाएगा। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ जाते हैं लेकिन लंबे समय तक याद नहीं रहता है और एग्जाम में छूट जाता है। लेकिन ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपके साथ बढ़िया से समझाएंगे। ये क्वेश्चंस का कहना ये है कि 6n एक डिजिट है और ये n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। आपको पता है नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? 1 से स्टार्ट होता है, 0 से नहीं। 0 से स्टार्ट होगा तो होल नंबर होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो अगर n के जगह पर नेचुरल नंबर रहे, मान लेते हैं कि यहाँ पर 6 रहेगा और ये n के जगह पर 2 रहेगा, तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे, 6 का पावर 2 में है और अगर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा 6 इंटू 6, तो 6 6 कितना होगा 36। कहने का मतलब ये भी है कि यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 100 200 कुछ भी रहेगा, लेकिन उतना ही बार 6 को लिख करके गुना करना पड़ेगा और जो आंसर आएगा क्या वो कभी भी 0 पर समाप्त होगा? यहाँ पर देखिए 6 के पावर में अगर हमने 2 लिया तो 6 को 2 बार गुना किया और अगर 6 को 2 बार गुना किए तो 36 आया। तो क्या 36 0 पर इंड हुआ? यहाँ पर 0 है? नहीं है। तो यही पूछ रहा है कि ये कभी भी 0 पर इंड होगा कि नहीं होगा। चलिए इसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि ये 0 पर समाप्त होता है। मान लेते हैं कि ये 0 पर समाप्त होता है। आपको पता होगा कि जो डिजिट 0 पर समाप्त होगा वह 10 से जरूर भाग लगेगा। जो डिजिट 0 पर समाप्त होगा वह 10 से जरूर भाग लगेगा, क्योंकि मान के चलिए कि यहाँ पर कोई भी डिजिट है और उसके लास्ट में 0 है। ठीक है, 0 पर समाप्त हुआ है तो 10 से भाग लग जाएगा, क्योंकि इससे ये कट जाएगा और नीचे 1 बचेगा। तो नीचे तो एक सबके नीचे 1 होता है, जैसे 5 ले हम, तो ये कुछ नहीं तो नीचे 1 है ऑलरेडी, तो ये 1 तो खत्म ही हो जाएगा, तो भाग लग गया ना सीधा सीधा। एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि जो डिजिट आपका 10 से भाग लग जा रहा है वो डिजिट आपका 2 और 5 दोनों से भाग लगेगा। तो ये जो हमारा है 6n, मान के चलते हैं कि 10 से डिवाइड हो गया, तो जो नंबर 10 से डिवाइड होगा वो 2 और 5 ये दोनों से भी डिवाइड होगा। इतना बात याद रखना है। अगर 2 और 5 दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो 10 बड़ा हो जा रहा है और 6n अभी छोटा है, तो 10 से डिवाइड नहीं होगा। हम लोग करेंगे क्या कि 6 को पहले फैक्टराइज करते हैं, तो 2 इंटू 3 होगा और पावर में यहाँ पर n होगा। तो क्या 2 इंटू 3 जो है 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है? दोनों से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि बात ऐसा है कि जो डिजिट 0 पर इंड होता है और 10 से भाग लग रहा है, तो ये मान लेते हैं कि पिता है, तो पिता का अगर इसके यहाँ रिश्ता है तो जाहिर सी बात है कि इसी पिता के ये दोनों बेटे हैं, क्योंकि ये जो पिता है इन दोनों से मिल करके बने हैं। 2 बेटे 2 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो जब 10 से डिवाइड हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि 2 और 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये जो 6 है ना, इसको हमने तोड़ दिया 2 3 में, तो 2 से तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो कैंसिल हो जाएगा आसानी से। लेकिन ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों से डिवाइड होना था तब जा करके 10 से डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पर एक ही से हो रहा है, एक से नहीं हो रहा है। तो सीधा सा मतलब ये है कि जब 5 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये 10 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 10 कहीं ये बेटे थे और इसका रिश्ता नहीं है तो इसका भी रिश्ता नहीं है। 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और जब 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है इसका मतलब ये जो 6 है ना, ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर 0 पर समाप्त होता तो 10 से भाग जाता, और अगर 10 से भाग जाता तो इन दोनों से भी जाता। तो जाहिर सी बात इतना याद रखना है कि इन दोनों से अगर भाग नहीं जा रहा है तो 10 से भी नहीं जा रहा है, और जब 10 से भाग नहीं जा रहा है तो ये संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये तो आप समझ लिए एक ओरल में।
लेकिन जो है इसको रिटेन में कैसे लिखेंगे तो वो भी बहुत ईजी है। मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। आप जो है पूरा वीडियो को देखिए और लास्ट में आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल हमको समझ में आ गया। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे सॉल्व, और ओरल में जो जो मैंने आपको अभी समझाया ना वही सब बातें यहाँ पर लिख देना है, एज ए वर्ड में लिख देना है, आपका सॉल्यूशन हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इफ एनी नंबर ends with the digit 0। अगर कोई भी नंबर डिजिट 0 पर इंड होता है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फुल स्टॉप दे करके कि इट शुड, कॉमा दे करके लिखेंगे इट शुड बी डिविसिबल बाय 10, क्योंकि जो नंबर 0 पर समाप्त होता है जाहिर सी बात है कि उसको भाग लगना चाहिए 10 से। और यहाँ पर फिर लिखेंगे कि और मतलब अन्यथा, इन अदर वर्ड दूसरे शब्दों में हम लोग यह कह सकते हैं कि इट शुड also be divisible by 2 and 5। मैंने जो जो आपको ओरल में बताया वो सब बातें यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं। पहले तो अगर 0 पर इंट्स होता है तो 10 से भाग लगना चाहिए, और दूसरे शब्दों में 2 और 5 से भी भाग लगना चाहिए। एज 10 का ही फैक्टर 2 और 5 है, इसीलिए जो 10 से लगेगा वो 2 और 5 से भी लगेगा। तो यहाँ पर जो 6n है ये तो 10 से नहीं जाएगा लेकिन 2 और 5 से जाएगा। तो पहले इसका फैक्टर करते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n इक्वल 2 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि 6 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 और पावर में यहाँ पर n हो जाएगा। तो देखिए ये 2 से तो चला जाएगा, ये वाला 2 से यहाँ पर ये भाग लग जाएगा, लेकिन 5 से नहीं लग रहा है क्योंकि 5 यहाँ पर है ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 is not in the prime factorization of 6n, दैट मीन्स 2 इंटू 3। ये जो 6n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 और 3, इनमें से 5 कहीं नहीं है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि hence for any value of n, मतलब कि n का कोई भी वैल्यू ले लेंगे। for any value of n 6n will not be divisible by 5। कोई भी वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर n के जगह पर, ठीक है, लेकिन कभी भी 6n डिविसिबल नहीं होगा 5 से, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू रहेगा तो 2 3 ही तो आएगा। यहाँ पर n के जगह पर कितना भी नंबर ले लें 7 8 9 10 100, लेकिन यही चीज़ तो रिपीट हो रहा है। तो जब यहाँ भाग लग ही नहीं रहा है तो यही चीज़ तो आगे है, तो आगे कैसे भाग लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये बात हमने यहाँ पर शामिल कर दी। अब लास्ट में हम लोग लिखेंगे कि therefore for any value of n 6n can't be end with the digit 0। यहाँ पर साफ हम लोग लिख देंगे कि अगर n का कोई भी वैल्यू लेते हैं तो कभी भी 6n जो है हमारा डिजिट 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये साफ साफ यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, एक्सप्लेन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। बोल रहा है कि ये नंबर्स और ये नंबर्स दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर है। आपको बताना है कि कैसे कंपोजिट नंबर है।
दो तरह का नंबर होता है, आप समझेंगे कैसे। ओड और इवन होता है, सम और विषम होता है, ठीक उसी प्रकार एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। पहले इन दोनों को आप समझ लें। एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर में आता है हमारा 5, 7, उसके बाद 11, 13, 23, 29, 37। और कंपोजिट नंबर में हमारा आ जाएगा जैसे में 5, 10, 15, 25, 50, बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है, 100। तो प्राइम नंबर में होता क्या है कि इसके दो ही फैक्टर होते हैं, मतलब ये जो डिजिट है ये केवल दो से ही भाग लगेगा, एक से भाग लगेगा और एक खुद से। 5 है, 5 किस किस से भाग लगेगा, तो एक से भाग लगेगा और ये खुद से भाग लगेगा, 5 से ही भाग लगेगा और किसी से लगेगा नहीं, मतलब केवल और केवल दो फैक्टर होंगे। इसको उठाइए अब 13 को, तो किस किस से भाग लगेगा, एक से भाग लगेगा और किस से भाग लगेगा, केवल खुद से भाग लगेगा, फिर 13 से ही भाग लगेगा और किसी से लगेगा नहीं। ये देखिए 37 है ना, ये भी 1 से भाग लगेगा और 37 से ही भाग लगेगा और किसी से लगने वाला नहीं है। इसलिए ये सारे नंबर्स जो है प्राइम नंबर कहलाते हैं, जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं। वहीं पर कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर, दो से तो ज़्यादा ही रहेंगे, या तो 3 रहेंगे, या तो 4 रहेंगे, या तो 5 रहेंगे, लेकिन दो से ज़्यादा, कम से कम 3 होना चाहिए, दो से ज़्यादा एक और खुद के अलावे और भी होना चाहिए। जैसे में 5 ले लेते हैं, तो 5 यहाँ शामिल हो गया, 5 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 10 से स्टार्ट करते हैं, 10 तो एक से भी जाएगा और खुद से भी जाएगा, ठीक है। यही वाला हाल यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर और से भी जाएगा, क्योंकि ये 2 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा। तो कितना फैक्टर हो गया, 1, 2, 3, 4। देखिए एक और खुद के अलावा और भी है इसके पास, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। इनमें से जितने सारे नंबर्स लिखे हुए हैं सारे के सारा मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसलिए ये हमारे कंपोजिट नंबर है। और लेते हैं अगर हम 50 की बात करें, तो एक से भी जाएगा, 50 से भी जाएगा, ये तो जाहिर सी बात है, सब जाता है प्राइम नंबर के जैसा, लेकिन इसमें और भी जाएगा, क्योंकि ये 2 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा और 10 से भी जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसलिए ये सारे क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। ओके, अब यहाँ पर हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले तो इसको इरेज कर देते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अब आप समझ गए। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो दो ठो नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको उठाते हैं, यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई और ये प्लस में अलग से है। आप बोर्ड मास में पढ़े होंगे कि पहले मल्टीपल का काम किया जाता है, बाद में प्लस का काम किया जाता है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्व, दिया हुआ है 7 × 11 × 13 + 13, इनमें से अलग और ये अलग है, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर बीच में प्लस दिया हुआ है। 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, 13 को हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 7 × 11 बच जाएगा, और ये 13 तो बाहर आ गया तो इसके जगह पर 1 बचेगा, ये दोनों बाहर नहीं आया, सेम है यहाँ पर, ठीक है। ये 13 आया तो इसके जगह पर 1 प्लस है तो प्लस, ये 13 भी बाहर आ गया है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग 1 ले लेंगे, तो 13 और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, बाद में ऐड करेंगे, तो 7 × 11 = 77 और 77 × 1 = 77 ही रहेगा, और प्लस में 1 है तो 1 लगा देंगे, तो 13 इंटू यहाँ पर लगा देंगे मल्टीप्लाई, और 77 और 1 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये 13 को 13 रहने देते हैं, इंटू है तो इंटू, 78 को हम लोग तोड़ सकते हैं 6 × 13, क्योंकि 13 6 कितना होता है, 13 6 होता है 78। तो ये जो नंबर हमारा आया, अगर यहाँ पर हम कोई टोटल नंबर ले आते हैं इन सबको गुना करके, तो ये जो टोटल नंबर आएगा ना, ये 13 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा, और यहाँ पर जो आएगा उससे भी जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो डिजिट है इसका भी मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसलिए ये भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हम लोगों को 13 × 6 × 13 is divisible by more than 2 factor, more than 2 फैक्टर्स, दो से ज़्यादा इनके फैक्टर्स हैं। यहाँ पर आप कॉमन देके लिख भी दे, 1 लिखें, 6 लिखें और 13, दो से ज़्यादा दिखा दे, एक से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा और 13 से भी जाएगा, दो से ज़्यादा हो गया ना, काफ़ी है, और भी जाएगा, ये 3 4 5 नंबर से जाएगा, लेकिन इतना ही दिखा दिए। अब यहाँ पर फाइनली आपको लिख देना है कि सो इट इज़ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ये इतना लिख करके छोड़ देना, ये आपका बन गया। अब एक और लेते हैं, एक और नंबर दिया हुआ है ना, ये वाला,
इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं 6, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये भी ठीक उसी प्रकार दो पार्ट में बटा हुआ है, यहाँ तक और यहाँ तक, क्योंकि बीच में प्लस का साइन दिया है। मिल रहा है 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, 5 कॉमन लेते हैं। ये 7 इंटू 6 इंटू 6 तो उतार लिया हमने, ये 5 बाहर निकल गया है इसलिए इसके जगह पर 1 होगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बाकी सब सेम उसी तरह से। और ये भी 5 बाहर आ गया तो यहाँ पर 1 होगा, तो 5 यहाँ पर। अब ध्यान देंगे इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा। और ये प्लस है तो प्लस 1 है तो 1, और ये 5 है तो 5, और यहाँ पर मल्टीप्लाई देते हैं और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इतना। तो ये भी जो डिजिट है यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका, यहाँ पर जो आंसर आएगा, ये जो आंसर आएगा ना ये 1 से भी जाएगा और ये जो आंसर में आएगा उससे भी जाएगा, और ये 5 का मल्टीपल है यहाँ पर तो ये 5 से भी जाएगा, 1009 से भी जाएगा। इसका मतलब ये वाला भी जो डिजिट है ये मोर देन 2 फैक्टर्स वाला है, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। सो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 5 इंटू 1009, 5 मल्टीप्लाई 1009 इज divisible by more than 2 factors, more than 2 factors, more than 2 factors। यहाँ पर लिख दें 1 से जाएगा, 5 से जाएगा और 1009 से जाएगा, बस 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखा देना। यहाँ पर तो हमने 3 दिखा दिया है, अच्छा किया है, 4 भी दिखा सकते थे लेकिन 2 से ज़्यादा बढ़ा दो, काम खत्म। और यहाँ पर लिख देना है शो इट इज कंपोजिट नंबर, और इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ है। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन गिवेन है 7 नंबर, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक खेल का मैदान है इस प्रकार से, और इस खेल के मैदान के चारों तरफ एक पाथ गया है, एक रास्ता गया है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, मान के चलिए कि यहाँ से दोनों स्टार्ट करता है, एक सोनिया नाम की लड़की है, यहाँ से स्टार्ट करती है और ये पूरा घूमने में 18 मिनट का टाइम लेती है। टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, एक राउंड घूमने में 18 मिनट, लड़की है ना इसलिए। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, वहीं पर एक रवि भी है जो आपका 12 मिनट में घूम जाता है, क्योंकि लड़का है थोड़ा कम समय लेगा। 12 मिनट्स फॉर द सेम, मतलब 1 राउंड कंप्लीट करने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लीजिए कि दोनों के दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं दौड़ना, एट द सेम टाइम, और एक ही समय में दौड़ना स्टार्ट करते हैं। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शंस में ये लोग रन करते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितना मिनट बाद ये दोनों, मान के चलिए यहाँ पर दोनों स्टार्ट किया सेम टाइम पर, एक ही जगह पर स्टार्ट किया है दौड़ना, एक ही जगह से और सेम टाइम में स्टार्ट किया है। लेकिन सोनिया को ज़्यादा समय लगता है, लड़की है, और रवि को कम समय लगता है, लड़का है, 12 मिनट लगता है, सोनिया को 18 मिनट। तो दोनों यहाँ से जब चलेंगे दौड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि रवि आगे हो जाएगा और सोनिया पीछे हो जाएगी। तो फिर कितने मिनट बाद दोनों फिर से एक साथ मिलेंगे आपको। शुरू में तो यहाँ पर अभी एक साथ है ना, तो ठीक उसी प्रकार कितने मिनट बाद फिर से दोनों एक साथ करेंगे। तो सोनिया जो है एक राउंड लगाने में 18 मिनट, तो 2 राउंड लगाने में 36 मिनट, 2 राउंड और 36 मिनट लेगी कौन, सोनिया। लेकिन ध्यान देना यहीं पर पहुंच जाएगी, 2 राउंड कंप्लीट करेगी, यहाँ से यहाँ जाएगी 1 राउंड, और फिर जाएगी तो फिर 2 राउंड कंप्लीट हो जाएगा, और समय कितना बीत जाएगा, 36 मिनट बीत जाएगा। किसका, सोनिया का 36 मिनट। रवि 12 मिनट में 1 चक्कर लगाता है, ठीक है, फिर 12 मिनट लेगा तो 24 मिनट में 2 चक्कर लगा दिया, फिर 12 मिनट लेगा तो 36 मिनट में रवि जो है 36 मिनट में 3 राउंड लगा देगा। और ये रवि तीसरा राउंड में यहाँ पहुँच चुका है, रवि तीसरा राउंड में, और जो सोनिया है वो दूसरे राउंड में यहाँ पर पहुँच चुकी है, दूसरे राउंड में ही यहीं तक है अभी तक, लेकिन ये 3 राउंड लगा के सोनिया को पकड़ लिया है। तो 36 मिनट बाद, देखो 36 मिनट बाद सोनिया फिर से यहीं पर मिल रहे हैं और रवि भी मिल रहे हैं। तो ये जो 36 मिनट है ये हमारा आंसर कैसे आएगा, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो ये जो 12 मिनट है और ये जो हमारा 18 मिनट्स है,
सोनिया का 18 मिनट्स और रवि का 12 मिनट्स जो समय दे रखा है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक रफ आइडिया बता दिया ताकि आप भूले नहीं कि एग्जाम में करना क्या है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्व, और सॉल्व में थोड़ा सा कुछ वर्ड दे देंगे, ठीक है, लिटरेचर टाइप से। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे कि LCM ऑफ 12 मिनट्स एंड 18 मिनट्स will give the time period after which they both Ravi and Sonia will meet again at the starting point। मतलब कि एलसीएम लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने समय बाद मिलेंगे। तो 12 और 18 का एलसीएम लेते हैं 2 से, 6 2 जा 9 2 जा 3 से जाएगा, 3 2 जा और 3 3 जा, तो 2 3 2 और 3 2 3 जा 6 2 जा 12 3 जा 36 मिनट्स। यहाँ पर लिख देना पड़ेगा लास्ट में कि आफ्टर 36 मिनट्स दे both will meet again at the starting point। ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है।